चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का होगा आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का है। फुल सॉल्यूशन के साथ आज आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का होगा आपका कक्षा 10वीं का होगा यानी क्लास 10th का है, आपका साइंस का है यानी कि विज्ञान का होगा आपका क्वेश्चन पेपर है। तो फुल सॉल्यूशन साथ बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यह क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का है यानी कि 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। टाइम 3 घंटे का दिया जाता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो पहला निर्देश आपके सामने आ चुका है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएगा, जिसमें कि कुल यानी कि आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देने पर 20 अंक मिल जाएगा। थर्ड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चौथा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंक हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 30 शब्दों में देना होगा, यानी कि मिनिमम आपको 30 शब्दों में आंसर देना ही देना होगा। छठा है प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में देना होगा। इसी प्रकार से है सातवां है प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 19 तक, यानी कि यह 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 120 शब्दों में देना होगा। और प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक, यानी कि यह 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर यानी कि आपको कितने अंक मिल जाएंगे, इसको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिलेंगे, जिसमें कि 150 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। तो जहाँ आवश्यक हो जहाँ पर आपसे कहा जाए कि आपको चित्र बनाना है तो वहाँ पर आपको स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना होगा, यानी कि क्वेश्चन का नाम भी लिखना होगा। तो फ्रेंड्स पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है। पहला वाला क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। अगर आप क्लास 9th में है तो इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर का हर साल आता है और इस बार ही पक्का फंस चुका है। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है। पहले वाले क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेरस ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस 2Al यानी कि एल्यूमिनियम से क्रिया करके क्या बनाता है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यानी कि जो Al है यानी कि एल्यूमिनियम जो है वह आयरन यानी कि फेरस से ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया है, इसमें विस्थापन हो रहा है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। जहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया की आपको यानी कि आपको परिभाषा पता होना चाहिए, जहाँ पर अधिक यानी कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर देता है और उसका स्थान खुद यानी कि धारण कर लेता है, तो वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती है यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसलिए जो आपका यहाँ पर कह रहा है ये जो उदाहरण है वह विस्थापन अभिक्रिया का है। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। फ्रेंड जो स्वापोषी पोषण होता है यानी कि जो पौधे होते हैं वह स्वापोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। वह स्वयं अपना पोषण यानी कि वह स्वयं अपना यानी कि क्या बनाते हैं, वह स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो उसे यानी कि उसे कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, क्या उसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है? जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल होती है। क्या क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है? हाँ क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। जो रंध्र में वह अपने यानी कि वातावरण से जब वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और सूर्य से आने वाले प्रकाश को ग्रहण करते हैं और यानी कि भूमि से जल को यानी कि ग्रहण करते हैं, तो वह यानी कि इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि स्वापोषी पोषण के लिए इन तीनों को ही यानी इन चारों की आवश्यकता होती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा यानी परितारिका द्वारा। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा। जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें पक्षमाभी पेशियों द्वारा अंतर यानी परिवर्तन किया जाता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा वाले क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि किसी पारितंत्र का प्रथम पोषी स्तर क्या होता है? क्या उपभोक्ता होता है या फिर उत्पादक होता है या फिर अपघटक होता है या फिर उपरोक्त सभी होता है? तो प्रथम पोषी स्तर क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे प्रथम पोषी स्तर जो होता है वह उत्पादक होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि विद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे विद्युत विभव का यानी कि पोटेंशियल विभव का जो आंसर होता है यानी कि सही मात्रक होता है वह
क्या होता है, तो वह वोल्ट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती है कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो वह भी यहाँ का वोल्ट ही होता। अगर यहाँ पर बात करें कि जूल किस ऐसे मात्रक है, तो जूल कार्य का ऐसे मात्रक होता है। और वॉट किसका है, तो वह शक्ति का ऐसे मात्रक होता है। और एम्पियर आपका विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है। इन तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और हर साल आता है, और इस बार ये पक्का फंसेगा। सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि रिक्त स्थान की भरगी, आपको रिक्त स्थान भरना होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है, तो वह ब्लीचिंग पाउडर है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है, यानी कि आपका यहाँ पर जो आ जाएगा वह ब्लीचिंग पाउडर आएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, दो तंत्रिका यानी कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यानी कि जो दो तंत्रिका कोशिका होती हैं उसके मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि डैश परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक विकिरण से पृथ्वी को रक्षा यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। तो ओजोन जो परत होती है, यानी जो वातावरण में है, यानी कि जो वायुमंडल में है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक यानी विकिरण यानी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि आपका जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वह ओजोन आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा वाला क्वेश्चन यहाँ का मोस्ट है, डैश यानी को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, यानी कि वाटरमैन जो है तो उसे किसके नाम से, यानी कि भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन 5 यहाँ का मोस्ट है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में यानी कि विभाजन को कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आता ही आता है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझना होगा कि सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपका मैच द फॉलोइंग, आपको सही मिलान करना होगा। कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने उपस्थित हो चुका है, आपको सही मिलान करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी विकल्प दिखा रहा हूँ। ऊर्जा मुद्रा जो होती है, तो ऊर्जा मुद्रा आपकी ATP होती है, यानी ATP होती है, यानी कि आपका विकल्प ई पर चला जाएगा। चौथा वाला प्रतिरोधक का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है, आपको यहाँ पर देखना होगा। प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह ओम होता है, यानी कि आपका विकल्प बी पर चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है कि मास्टर ग्रंथि, यानी जो मास्टर ग्रंथि होती है सेकंड वाला, तो वह आपका पीयूष ग्रंथि होती है, यानी कि पोटेंशियल, यानी कि आपका क्या आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि आपका डी पर चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु क्या होती है। तो आप सभी जानते होंगे सर्वाधिक क्रियाशील जो धातु है वह पोटेशियम है या फिर सोडियम होती है। तो फिलहाल क्या आपका यहाँ पर पोटेशियम दिया जा रहा है, यानी कि आपका विकल्प सी पर चला जाएगा। तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वह डार्विन ने दिया था। इस तरीके से आपका आंसर यानी कि आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप, उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। क्वेश्चन 4 का पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कठोर जल को मृदु बना यानी मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, नाम आपको लिखना होगा। तो कठोर जो जल होता है तो उसको मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे, यानी डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर आ जाएगा, यानी मिसेल का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, रक्तदाब को परिभाषित करना है आपको, यानी जो रक्तदाब होता है, यानी कि बीपी जो होता है, बीपी यानी कि क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको आपको परिभाषित करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वह कहाँ पर होना चाहिए, इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा वह आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको उस बिंब का नाम लिखना है, यानी कि उस दर्पण का आपको नाम लिखना है। तो वह दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा। जो उत्तल दर्पण होता है वह बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है। मेंडलीव का आपको आवर्त नियम भी देना होगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, DNA का पूर्ण रूप आपको लिखना होगा, यानी DNA की आपको फुल फॉर्म लिखना होगी। इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बता दूंगा, इसका फुल सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल क्वेश्चन 5 दे लेते हैं, वायु में दहन से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स वायु में दहन से पहले यानी कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि वह ऑक्सीजन से अच्छी तरीके से क्रिया कर सके, यानी कि उससे अधिक से अधिक क्रिया करके वह अपने ऑक्साइड को पूर्ण रूप से तैयार कर ले, इसलिए उसे साफ किया जाता है। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। मिनिमम आपको 30 शब्दों में आंसर देना होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रक्षालित किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो वह इसलिए किया जाता है ताकि वह खराब ना हो, अर्थात उसमें गंध नहीं आए, तभी तो उसे यानी विकृत गंधिता कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन 6 भी देते हैं, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को आपको अलग समूह में रखा गया है, क्यों रखा गया है, वह क्यों रखा गया है। तो आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा क्वेश्चन है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है। तो परमाणु संख्या इसकी 17 होगी, और इनमें से किस तत्व के साथ इसकी यानी कि रासायनिक समानता होगी। क्या सोडियम के साथ यानी कि नाइट्रोजन के साथ हो सकती है, या फिर फायर यानी कि आपका F यानी कि
एफ या फिर पी यानी कि फॉस्फोरस या फिर ऑर्गन के साथ हो सकती है। तो आप इन सभी का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप बता सकते हैं यानी कि किसके साथ हो सकती है और किसके साथ नहीं हो सकती। इसी तरीके क्वेश्चन 7 भी आपका मोस्ट है कि वृषण के क्या क्या कार्य होते हैं, आपको बताना होगा। तो वृषण के कार्य क्या होते हैं, शुक्राणु पैदा करना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाला क्वेश्चन है कि यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा यानी कि यौवनारंभ जो होता है लड़कियों में वह कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है, आता ही आता है और इस बार ही पक्का फंसेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका मोस्ट है, आनुवांशिकता नियम क्या होता है, यानी कि आनुवांशिकता क्या है। तो आनुवांशिकता यानी कि वे गुण जो हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं उसे आनुवांशिकता के नियम कहते हैं, यानी कि आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे कि दादा दादी और नाना नानी से जो हमें गुण प्राप्त होते हैं तो वह आनुवंशिकता के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के यानी दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। तो वह इसलिए है क्योंकि वह अपने अनुकूल यानी कि धारण नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्द बाघों की यानी कि टाइगर जो होती हैं यानी कि जो चीते होती हैं उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। वह अपना संतुलन बना नहीं पा रहे यानी कि अनुकूल के हिसाब से नहीं है, इसलिए वह एक दिन खत्म भी होने वाले हैं। इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा वह आनुवंशिकता के आधार पर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 9 है जो है वह आपका फिजिक्स का होगा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप सभी जानते होंगे दर्पण जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी कि जब वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जब 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी यानी कि आधी हो जाएगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी आप यानी कि आपको अवतल लेंस की क्षमता बताना है। तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले यानी क्षमता क्या होती है, तो P बराबर 1/f होती है। तो P बराबर 1/f होती है। तो आप सभी जानते होंगे फोकस दूरी जब यहाँ पर 2 मीटर है तो आपका 1/2 जो आएगा वह माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस है तो 2 एकम यानी कि 0.5 यानी कि डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा, -0.5 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ का मोस्ट है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में आपको बता रहा हूँ, अभिकारक और उत्पाद यानी कि उससे बनने वाले उत्पादों की संख्या जस्ट यानी कि बराबर होना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यकता है ताकि उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर रहे यानी कि संतुलित रहे। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन आपका यानी 75 शब्दों में आपको देना होगा। इसी तरीके से वाला क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण आपको देना होगा। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। एक अभिकारक टूटकर कम से कम 2 उत्पादों में जब वियोजित होता है यानी कि वह अलग अलग होता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट वह होती है यानी संयोजन अभिक्रिया होती है, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह आपका अपोजिट है। तो मैं आपको यहाँ पर समीकरण यानी कि रासायनिक समीकरण दे रहा हूँ, आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए कि CaCO3 जो होता है, CaCO3 में जब हमने इसमें यानी करंट छोड़ा यानी कि जब हमने इसमें क्या छोड़ा, इसमें हमने सूर्य का प्रकाश से यानी कि करंट छोड़ा तो यह क्या बनाता है, तो यह CaO बनाता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 बनाता है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर आपको समझना है यानी कि एक अभिकारक है वह मिनिमम 2 यानी कि 2 उत्पादों में बदला है, इसलिए यानी कि यह वियोजन हुआ है यानी कि वियोजन हुआ है। और यहाँ पर बात करें कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो 2H2 + O2 = आपका 2H2O यानी कि 2H2O बन जाएगा यानी कि जल बन जाएगा। यहाँ पर 2 तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं यानी कि 2 अभिकारक मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं यानी कि एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की अपोजिट क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तदाब क्यों होता है। तो वह इसलिए होता है जो लाल रक्त यानी जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, बट तभी तो वह सबसे यानी सबसे चारों तरफ फैल जाता है। इसी तरीके से आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 वाला है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। वह इसलिए होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि वह जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं जब उनके यानी किरणों के माध्यम में जब कोई भी कण यानी कण पड़ता है, धूल कण पड़ता है तो वह उन कणों से यानी कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह उनसे टकराकर चारों दिशा में फैलाती हैं। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा यानी कि जो प्रकाश की प्रकीर्णन जो होता है तो नीले रंग का नीले और बैगनी रंग कलर का जो यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वह सबसे ज़्यादा होता है, तो वह सबसे ज़्यादा फैल जाती हैं, इसलिए आकाश यानी कि नीला होता है।
और वट जो अंतरिक्ष में होता है उसमें वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए आकाश काला प्रतीत होता है। आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन 12 भी आपका मोस्ट है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? आपको इसका आंसर विस्तार से बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है, भूसंपर्क यानी भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत यानी कि साधित्रों को भूसंपर्क यानी संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? दिष्ट धारा में प्रतिवर्त धारा में आपको 3 अंतर बताना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना